चंद्रमा पहले भाव में यदि होगा तो किस तरह से हम लोग उसका प्रेडिक्शन करेंगे। दो तीन बातें आपने सदा याद रखनी है चंद्रमा के विषय में। एक तो ये बात, चंद्रमा जिस भाव में भी बैठेगा उस भाव को ब्यूटीफाई करने में उसका बहुत बड़ा योगदान होगा। अब पहला भाव हमारा फेस है, हमारा चेहरा है। अगर चंद्रमा पहले भाव में होगा तो हमारे चेहरे को ब्यूटीफाई करने का काम करे। पहला भाव हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है। अगर पहले भाव पर चंद्रमा होगा तो चंद्रमा का काम है शीतलता देना, ठंडक देना, शांति देना। दिमाग पर बैठेगा तो शांति देगा, ठंडक देगा। पर ज्योतिष में हर स्टेप पर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लागू होती हैं। लाल किताब में हर स्टेप पर कोई ना कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई हैं। क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं? ये चंद्रमा जो लगन पर बैठा हुआ है, ये जब ही पूरा परिणाम देगा, यानी कि पूरे परिणाम का तात्पर्य है मानसिक शांति से, शीतलता से, ठंडक से। जो हमारा छोटी छोटी बातों में भेजा गर्म हो जाता है, ये सीधा इस चीज को इंडिकेट करता है कि हमारा चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है। बॉडी के अंदर जहां पर मंगल का कार्य आपको एनर्जी का माध्यम करता है, एनर्जी देता है और एक अग्नि प्रोवाइड करता है, तो चंद्रमा का कार्य है उसी जगह पर शीतलता प्रदान करना, ठंडक प्रदान करना। जब भी हमारा भेजा गर्म हो जाता है, हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसका सीधा सीधा मायना है कि चंद्रमा हमारा किसी ना किसी रूप से कमजोर है या पाप प्रभाव में है, यानी कि पाप ग्रहों से पीड़ित अवस्था है। तो क्या होगा कि बॉडी में हीट जनरेट होती रहेगी और कूलिंग सिस्टम हमें नहीं मिलेगा। एक प्रकार का ये हमारा कूलिंग सिस्टम है जिससे मानसिक विक्षोभ पैदा होता है। तो दो चीजें हो गई। अगर चंद्रमा मजबूत है, चंद्रमा अच्छा है और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, तो हमें मानसिक शांति बड़ी मिलेगी, ठंडे मिजाज का व्यक्ति होगा। अब दूसरा नियम लिखना है चंद्रमा के लिए। चंद्रमा यदि अकेला बैठा होगा, तो कहीं पर भी बैठा हो अकेला, अकेले का मतलब है कि वो किसी ग्रह के साथ ना बैठा हो, दूसरा किसी अन्य ग्रह के संपर्क में भी ना हो, मतलब किसी ग्रह की दृष्टि भी नहीं होनी चाहिए। अकेला बैठा हो, किसी ग्रह की दृष्टि में ना हो, ऐसा चंद्रमा अपनी सजा भी माफ करवाने में कामयाब हो जाता है। मतलब वो इतना नरम हो जाएगा, इतनी नरमाई से पेश आएगा कि सामने वाले से अपनी सजा भी माफ करा देगा। मान लो उसने कोई गलती हो गई तो गलती को मान लेगा। जब भी चंद्रमा इस प्रकार का होगा, ऐसे लोग बहुत जल्दी अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, तुरंत रियलाइज कर लेंगे और कभी भी ईगो नहीं पालते। अब ये बात पहले भाव की चल रही है, पर ये नियम चंद्रमा पर हर जगह एप्लीकेबल होगा। इसको स्पेशल नोट कर लें। चाहे वो किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, अगर वो अकेला है, किसी अन्य ग्रह की दृष्टि में नहीं है, तो वो अपने झुकने की कला से, झुकने और नरमाई की कला से, मीठा बोलने की वजह से अपनी सजा भी माफ करवा लेगा। खानदान को नष्ट ना होने देगा, यानी कि अपने परिवार कुनबे पर किसी प्रकार का
जोखिम नहीं आने देता। जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि हीरो कभी गुंडे से लड़ पड़ता है, और जो है हीरो का बाप जो है कई बार क्या करता है, अपने बेटे को बचाने के लिए गुंडे के सामने भी हाथ जोड़ लेता है। वो कहता है अच्छा भाई माफ कर, मैं अपने बेटे को कहीं और भेज दूंगा, तू इसके साथ मत कर, तू स्ट्रोंग आदमी है, तू मजबूत आदमी है। तो जो नरमाई वाला पार्ट है, दिल की नरमाई वाला जो पार्ट है, वो हमारा चंद्रमा के हाथ में होता है। अब चंद्रमा का संबंध हमारी तालीम से है, यानी कि हमारी शिक्षा से है, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है। अगर ये चंद्रमा पहले भाव में है तो हमारी तालीम के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका तात्पर्य ये बना, अगर किसी के चंद्रमा पहले भाव में है तो जितना भी वो पैसा अपनी तालीम पर लगाएगा कभी भी खराब नहीं जाएगा। यानी कि अपने पढ़ाई पर, अपनी शिक्षा पर जो भी धन इन्वेस्ट करेगा उसका कभी भी खराब नहीं जाएगा। और अपनी शिक्षा के माध्यम से ऐसा व्यक्ति ऊपर तक पहुंचता है। ऊपर तक का पहुंचने का तात्पर्य बड़े उच्च अधिकारियों के साथ संबंध, राज दरबार के अंदर संबंध। राज दरबार कहते हैं जिनका सरकार के साथ सीधा संबंध है, या जो सरकार चलाने वाले लोग होते हैं। तो लाल किताब ने पहले भाव के चंद्रमा को बहुत ही अच्छा माना है। और उसकी तुलना किससे की गई है? जैसे आपके घर में रखा हुआ घड़े का साफ पानी जो आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑब्वियसली बात है, अमीर हो गरीब हो, वो अपना पानी जो रहेगा वो तो बड़ा साफ ही लेकर के आता पीने का पानी तो। और हम कुछ और पानी साफ रखे ना रखे अपने पर्सनल यूज का, यानी कि पीने का, ड्रिंकिंग वाटर, उसका तो हम बहुत सही उपयोग करते हैं। चंद्रमा का जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो ये भी ध्यान रखना चाहिए, लाल किताब कहती है चंद्रमा का पानी हमें व्यर्थ नहीं, वेस्ट नहीं करना, उसको बिना मतलब का गंदा नहीं करना, नहीं तो ये भी चंद्र दोष की श्रेणी में आ जाता है। खामखाई कई लोग होगा ना पानी चला करके छोड़ देते हैं, वेस्ट करते रहते हैं। इसको लाल किताब गलत मानती है, और वास्तु में भी ये सूत्र एप्लीकेबल होता है कि हमें वो नहीं करना चाहिए। जैसे वास्तु में एक नियम आता है कि पानी की टंकियां अगर खराब हो तो उसे तुरंत सुधरवाएं, कि टूटी जो टोंटी होगी अगर उसमें से पानी टपक टपक करके पड़ेगा तो व्यर्थ के खर्चे को बढ़ाएगा। क्योंकि लाल किताब मानती है ये जो जल है, ये जो चंद्रमा है, ये हमारे घर में बहते हुए दरिया के समान होता है। तो हमारे घर में दरिया बहेगा कि नहीं बहेगा, और बहेगा तो उसमें खारा पानी होगा या मीठा पानी होगा या कैसा पानी होगा, ये उस तरीके से लाल किताब समझाने की बात को कर रही है। अगर चंद्रमा किसी भी रूप से पीड़ित हो जाए पहले घर में, तो अपनी माँ से का आशीर्वाद लें, और अपनी माँ से चांदी की डिब्बी में चावल इत्यादि लें, नहीं तो मोती भी ले सकते हैं। दूसरे घर का चंद्रमा, दूसरे घर के चंद्रमा को बिल्कुल इस प्रकार से कहा गया है जैसे पहाड़ से निकलने वाला झरना। पहाड़ से निकलने वाला झरना। अब जब झरने से पानी ऊपर से गिरता है तो पानी आवाज करता है।
बहुत तेज गति से ऊपर से नीचे आता है। पानी को अगर हम ऊपर से गिराते हैं तो बहुत तेज गति से ऊपर से नीचे आता है। यानी कि जो सेकंड हाउस का चंद्रमा है उसे उच्च का कहा गया है, एक्सट्रीम पावर। यहाँ पर वो चंद्रमा अति शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए उसको कहा गया है झरने से गिरता हुआ पानी। ऐसे व्यक्ति को जब तक उसकी माँ जिंदा है, माँ के रहते रहते तालीम हासिल कर लेनी चाहिए, या आप ये भी कह सकते हैं माँ के रहते हुए वो तालीम अच्छी तरीके से हासिल कर लेता है। और किसी कारण से माँ के साथ कोई समस्या खड़ी हो जाए, माँ के साथ संबंध बिगड़ जाए, तो तालीम भी अधूरी रह जाती है। तालीम यानी कि शिक्षा। दूसरे भाव का चंद्रमा जितनी शिक्षा प्राप्त कर लेगा वो उसकी किस्मत में मददगार होगा, यानी शिक्षा उसकी किस्मत को आगे बढ़ाने में मददगार होगी। पर ये ध्यान रखना, शर्त यहां पर भी लागू है कि चंद्रमा अगर पाप प्रभाव में हुआ, यानी कि चंद्रमा राहु एक साथ हुए सेकंड हाउस में, तो हो सकता है उम्दा स्तर की तालीम ना प्राप्त हो, उसमें बीच बीच में पत्थर पड़ते रहेंगे, शिक्षा में व्यवधान आता रहेगा, बाधाएं आती रहेंगी। कई बार तो यहाँ तक देखा गया है कि वो तालीम बीच में भी छूट सकती है। इसलिए ये नहीं कि केवल दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा है और आपने देखते ही कह दिया जी ये तो बहुत अच्छा हो गया और चंद्रमा अच्छा तो तालीम अच्छी। ये नियम नहीं केवल लगाना, हर ग्रह को मैं बार बार कहता हूं आपसे प्रॉपर रूप से अध्ययन करना है कि जो ग्रह हमें जितना अच्छा आपको दिखाई देगा, आपने उसको उतना ही फोकस होकर के आपने अध्ययन करना है, क्योंकि जो चीज चमकने में बहुत अच्छी लग रही होती है उसमें गड़बड़ मिलने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, उसके ऊपर सबसे ज्यादा आफत होती है और वहीं पर ही हम लोग प्रेडिक्शन को गलत कर जाते हैं। वो हमने नहीं करना है। वैसे दूसरे भाव का चंद्रमा धन के लिए बहुत अच्छा होता है, वाणी के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्पोकन बनाता है इंसान को, मीठा बोलने वाला बनाता है इंसान को। धन की कमी किसी प्रकार से पैदा नहीं होने देता। ये दूसरे भाव के चंद्रमा का प्रभाव। अब हमें ये देखना है, अगर चंद्रमा किसी भी तरीके से खराब हो जाए तो हमने देखना है कि वो खराब किस तरीके से हो रहा है, कौन उसको खराब कर रहा है। उसका विश्लेषण करने के बाद इस चंद्रमा का आप लोगों को उपाय भी करना है। चंद्रमा का संबंध माँ देवी से, माँ भगवती से होता है। चंद्रमा का एक रूप माँ शक्ति का रूप है। माँ भगवती की पूजा अर्चना करने से, परंतु ध्यान ये रहे सेकंड भाव के चंद्रमा को गौर वर्ण की देवी, यानी बिल्कुल सुंदर गोरे वर्ण की देवी का की पूजा करनी चाहिए। तीसरे भाव का चंद्रमा, ये दो भाव तक मैंने करा दिया था, इसलिए मैंने बृहस्पति और शुक्र को एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरे भाव का चंद्रमा, तीसरा भाव यहाँ पर बुध की राशि होती है, यानी कि मिथुन राशि फॉल करती है, तो तीसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह भी है और कारक ग्रह मंगल है, जिसे हम ग्रहफल का
ग्रह बोल देते हैं, वो मंगल है। चंद्रमा जब यहां पर आता है तो मंगल इसकी सपोर्ट करता है, पर बुध से इसका विरोध है। तीसरे भाव का चंद्रमा जब हो तो आपने ये देखना है कि इस कुंडली में बुध स्ट्रोंग है कि मंगल स्ट्रोंग है। अगर बुध स्ट्रोंग होगा, अगर बुध स्ट्रोंग होगा तो चंद्रमा के को कमजोरी प्राप्त हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति समझदार तो बहुत होगा, पर पैसा इतना ना बचा पाएगा। अब यहां पर एक बात और समझने की हमें, लाल किताब कहती है तीसरे भाव का चंद्रमा समझो रेगिस्तान का पानी। जैसे रेगिस्तान में पानी की कमी हो जाती है, तो ऐसे लोगों को कई बार फाइनेंस की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ऐसे लोगों को अपना पैसा जोड़ करके रखना चाहिए, यानी बहुत सोच समझ करके खर्चा करना चाहिए। अदरवाइज गलत दशाएं आने पर उनको फाइनेंशियल हालत खराब हो जाती है। और जिस बच्चे का चंद्रमा तीसरे में होता है, जैसे जैसे उसकी तालीम बढ़ती चली जाएगी, यानी बच्चा जब कॉलेज में जाएगा या बड़ी डिग्री करेगा, तो बाप की हालत, माली हालत कमजोर पड़ती चली जाती है। वैसे तो ये काफी हद तक नेचुरल है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खर्चे एकदम से बढ़ जाते हैं। एक स्टेज आती है माता पिता की जिसमें उनको लगने लगता है कि खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं, क्योंकि कमाई तो उसी लेवल से चल रही होती है और खर्चा बढ़ जाता है। पर यहाँ के लिए लाल किताब ने स्पेशली कहा है कि अगर तीसरे भाव का चंद्रमा है तो पिता की माली हालत, यानी उसके लिए स्पेशल कहा गया है कि हो सकता है उस समय पिता के आर्थिक हालात थोड़े से कमजोर पड़ जाएं। परंतु शिक्षा नहीं रुकती है, मतलब बेशक पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, और शिक्षा में कोई ऐसी बाधा नहीं आती कि वो फीस ना देने के कारण जो है ऐसा रुक जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तीसरे भाव का चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में है तो उसे आंख बंद करके एक सफेद मोती पहन लेना चाहिए। भाग्य के लिए अच्छा असर देगा। सर अगर किस हाथ में कुंडली डालना ये? राइट एंड में, सबसे छोटी उंगली। जी सर। अगर साथ में केतु के हालात अच्छे रहेंगे, यानी कि कुंडली में चंद्रमा तो तीसरे भाव में बैठा है और केतु अगर अच्छा हो गया, तो उसके द्वारा पढ़ी गई शिक्षा उसे बहुत अच्छा रोजगार देगी, यानी कि उसके रोजगार के लिए वो शिक्षा बड़ी हेल्पफुल रहेगी। चौथे भाव का चंद्रमा, जैसा कि आप सभी जानते हो, चौथा भाव चंद्रमा का भाव है। अच्छा, ये एक चीज और बता दूं, तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो या तो छोटा भाई बहन होगा नहीं, अगर होगा तो बहन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बाकी तो सभी की कुंडली में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता रहता है, ग्रहों की परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। पर चौथे भाव में चंद्रमा अगर होगा तो लाल किताब इसे कहती है मीठे पानी का चश्मा, यानी सोर्स। घर में बहता हुआ दरिया, निखालिस मीठा पानी।
यानी स्वीट वाटर। लाल किताब कहती है ये चंद्रमा का अपना चौथा भाव, खुद का भाव है, और इसके लिए इसको किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। स्वामी भी यही है और कारक भी यही है। अगर वो अपने घर के अंदर आया हुआ है तो ये बहुत ही उम्दा माना जाएगा। अब यहाँ पर पानी का मतलब लिक्विडिटी से है, और साथ में चौथे भाव के जो जो एट्रीब्यूट्स हैं, चाहे वो जमीन है, जायदाद है, मकान है, वाहन है, वो जो है सारे के सारे उसके उम्दा होंगे। शर्त एक ही होगी, चौथे भाव में जब चंद्रमा बैठा है तो ऐसे में वो डिस्टर्ब चंद्रमा नहीं होना चाहिए। मैंने 2 दिन पहले पक्ष बली चंद्रमा के बारे में भी आप लोगों को समझाया था। यानी कि अमावस्या के से छठे दिन के बाद से, यानी षष्ठी तिथि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी ऐसे करते करते शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तरफ जब हम बढ़ते चले जाते हैं तो उसे पक्ष बली चंद्रमा कहा जाता है, और ये पूर्णिमा के 6 दिन बाद तक उस चांद में रोशनी रहती है। तो चंद्रमा को हर एंगल से देखना जरूरी है। तो जब हम अच्छी बात लाल किताब कह रही है कि भाई यहाँ पर तो मीठा पानी है, आपके घर में बहता हुआ पानी का दरिया है, इसका मतलब ये है कि आप इतने कंफर्ट जोन में रह रहे हो अपने घर के अंदर कि जहां पर जो सुविधा आपको चाहिए वो ही सुविधा आपको मिल रही है। अर्थात लाइफ में जो जो सुविधा कि आप दरकार रखते हो वो आपके पास अवेलेबल रहेंगी, पर केवल जब जब चंद्रमा पक्ष बली हो, किसी भी पाप ग्रह से प्रभावित ना हो। यानी कि कोई भी पाप ग्रह चंद्रमा के साथ ताल्लुक ना रखता हो। ऐसे व्यक्ति की शिक्षा खुद ब खुद बढ़ती चली जाती है, बस वो लगा रहे। लगा रहे का मतलब होता है छोड़े ना। चौथे भाव का चंद्रमा मन को चंचलता प्रदान करता है, और उस चंचलता के चलते कभी कभी क्या होता है कि उसका मन डिस्टर्ब हो जाता है, कभी कहता है ये पढ़ूंगा, कभी वो पढ़ूंगा। परंतु अगर ऐसा व्यक्ति लगा रहे, बस अपनी शिक्षा ना छोड़े, तो शिक्षा ऑटोमेटिक पूरी होके ही रहेगी। मतलब अपने आप से नहीं छूटती, किसी समस्या से नहीं छूटती, अपने मन की बेचैनी से एक कारण ही वो अगर बीच में गड़बड़ कर दे तो वो एक अलग बात है। यहाँ का चंद्रमा अगर डिस्टर्ब होगा तो घर में अशांति फैलेगी, इमोशनल डेंट बार बार लगेगा। तो अपने घर में चंद्रमा की चीजों को कायम करके रखना चाहिए, पर केवल जब उसमें कोई कमजोरी हो। देखिए, बिना मतलब का एक यहाँ पे सूत्र बता देता हूं। एक तो चंद्रमा को बिना मतलब पावरफुल करने के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना। ज्योतिष में उच्च का चंद्रमा और नीच का चंद्रमा दोनों की तारीफ नहीं की गई है। उच्च का चंद्रमा की भी तारीफ ज्यादा नहीं की गई है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस हो जाता है, और कभी कभी तो अपनी झूठी इमेज को बनाए रखने के लिए कुछ भी बोल के चल देता है। चाहे उसको कितना बड़ा झूठ बोलना पड़े, वो अपना झूठ बोलने में देरी नहीं करता। तो ये मत समझ लेना कि उच्च का चंद्रमा वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, बल्कि झूठ वो बोलता अपनी इमेज को बनाए रखने के लिए। कई बार तो बड़ी बड़ी ढींगे भी मार जाता है। तो ये उच्च के चंद्रमा में भी खामियां होती हैं, तो बिना मतलब उसको पावर देने की जरूरत नहीं है।
एक चंद्रमा बिल्कुल कमजोर हो जाए, बिल्कुल पीड़ित अवस्था का हो जाए, उसे भी ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया। तो ज्योतिष में क्या माना गया? जो बैलेंस मून की बात की गई है, लाल किताब भी कहती है कि बैलेंस होना चाहिए, जिससे आपका इमोशन लेवल बैलेंस होना चाहिए। हमारे अंदर जब भी क्रोध पैदा हो, उस क्रोध को संयम पूर्वक मैनेज करने की ताकत चंद्रमा से जो आती है, वो हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। तो ऐसा मत सोच लेना किसी का चंद्रमा थोड़ा सा भी हो गया और आप उसको मोती पहना रहे हो और चंद्रमा की रेमेडीज में घुस रहे हो। खामखाई नहीं करनी, बिना मकसद के आपने वो कार्य नहीं करना है। अपने घर में चंद्रमा की चीजें स्थापित करना, जैसे कि पुराना चावल। अब पुराना चावल या तो वजन के बराबर ले लो, या कोई कट्टा भर करके पुराने चावलों का रख लो, और उसमें चांदी की ईंटें, चार चांदी की ईंटें उसके अंदर स्थापित करके रख सकते। अगर किसी प्रकार से भी चौथे भाव का चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा हो। वेट कपूर साहब ऐसा है, अपनी पॉकेट जो अलाउ करे। मैं तो कहूंगा चाहे आप इसको 20-20 ग्राम से लेकर के, चाहे आप 200-200 ग्राम तक के ईंट के वो रखो, आप वो आपकी अपनी पॉकेट के। बराबर हो। हाँ, बराबर वजन के, यानी एक टुकड़ा जिस हाँ वजन का है उतने ही के बाकी 3 टुकड़े होने चाहिए। चावल पुराना, कोशिश करें कि पुराना बासमती चावल मिल जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। पांचवें भाव का चंद्रमा को लाल किताब ने कहा है घर गृहस्थी वाले लोगों को पानी पिलाने वाली नदी। यानी जो लोग परिवार पाल रहे हैं, घर गृहस्थी की पालना कर रहे हैं, यानी हमारे शहरों में जो पीने का पानी जिस नहर से आता है, इसकी तुलना उससे की गई है जो मैन मेड है। एक तो होती है नेचुरल नदियां, एक होती है नहरें जो मैन मेड होती है। इसकी फिलॉसफी को समझो। मैन मेड का, नहर का मतलब यहाँ लाल किताब में क्या है? पंचम भाव हमारी नेचुरल प्रतिभा का है, ऐसा गुण जो हमें भगवान से मिला है, पीछे से ही भगवान से मिला है। उस गुण का इस्तेमाल करके जब हम रोजगार का साधन बनाते हैं, पर वो जो साधन बनाते हैं वो हमारे द्वारा बनाया गया, वो साधन को ही उन्होंने मैन मेड नहर कहा है। कि अगर पांचवें घर का चंद्रमा हमारा उम्दा होगा, व्यक्ति में कलात्मकता होगी, व्यक्ति मन से शांत होगा, स्वभाव उसका अच्छा हो। ये ध्यान रखना, पहले भाव का चंद्रमा और पांचवें भाव का चंद्रमा, इन लोगों का स्वभाव आपको काफी अच्छा मिलेगा देखने को। मैंने चौथे चंद्रमा का या दूसरे चंद्रमा का भी नहीं कहा, पहले चंद्रमा और पांचवें चंद्रमा। पर शर्त एक ही हो, पीड़ित ना हो। कहीं कोई कहे जी पहले में है परंतु बंदा हल्ला बहुत मचाता है, तो वो नहीं, बस शर्त पूरी रखना। अगर वो पीड़ित नहीं है तो व्यक्ति बिल्कुल एकदम कूल टाइप आदमी मिलेगा, एकदम शांत। उसको आप कोई कुछ कह सुन लो, कोई ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, हंसी मजाक में आनंद से समय को गुजारेगा, कला प्रिय होगा, कलात्मकता को बड़ा पसंद करने वाला होगा। ऐसा आदमी यदि टेक्निकल कोई काम सीख लेता है, कोई टेक्निकल एजुकेशन गेन कर लेता है, तो उसके बड़े काम आती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि उसको कोई ना कोई टेक्निकल काम आता होगा। पांचवा भाव
सूर्य का और गुरु का भाव होता है, यानी पांचवें भाव में सूर्य राशि होती है सूर्य की, और वहां का कारक ग्रह जो होता है गुरु होता है। तो दोनों ही चंद्रमा के मित्र हैं। तो पंचम घर में आएंगे तो पांचवें घर में दोनों मित्र ही उनका वेलकम करेंगे। तो पांचवें घर का चंद्रमा अक्सर अच्छा ही माना जाता है, बशर्ते कि किसी पाप ग्रह के साथ ना बैठा हो। ऐसे आदमी को लोगों की जितनी मदद करते हैं, जिनका पांचवें घर का चंद्रमा हो, अगर वो जितने लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। और एक और बात मैं आप लोगों को कह दूं, अगर आप लोगों की पर भगवान के आशीर्वाद से किसी का चंद्रमा अच्छा होता है तो उसको खुद पढ़ना चाहिए, दूसरे को पढ़ाना चाहिए। जिसका भी चंद्रमा अच्छा हो वो खुद पढ़े और दूसरे को पढ़ाए। तो वो खुद भी प्रसन्न रहेगा, खुद भी वो खुश रहेगा। चंद्रमा को छोटे बच्चे भी बहुत प्यारे लगते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बड़ा प्यारे लगते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं छोटे बच्चों के साथ खेल करके या उनका साथ पा करके बड़े खुश होते हैं। छठे घर का चंद्रमा, पांचवें घर के चंद्रमा के मैंने उपाय नहीं बताए हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर वो अच्छा ही होता है, और उपाय जब ही करना है जब वो किसी पाप ग्रह के साथ पीड़ित होगा, अदरवाइज उसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छठे घर का चंद्रमा, छठा घर को कुआं माना गया है, गुरुजी उपाय जैसे वही, कोई पाताल, जिसे पाताल लोग भी कह सकते हैं। हाँ कपूर साहब। पांचवें के उपाय वही रहेंगे, चौथे वाले ही? नहीं, उपाय की आवश्यकता ही नहीं है। अगर खराब यदि होगा तो, यदि हो तो क्या करे? यदि हो खराब होगा तो देखना पड़ेगा कपूर साहब कि वो खराब किसके कारण हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ खुद के कारण बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अगर मैं बता दूं, चंद्रमा पांचवें भाव में एक ही तरह से खराब हो सकता है, जिसका आपको पता लगाना होगा कि चौथे घर में अगर केतु बैठा होगा तो चंद्रमा पांचवें घर में बैठा हुआ भी खराब हो जाएगा। ठीक है सर, शुक्रिया। हैंडपंप, पाताल लोक या कुआं, कुएं का पानी, छठे भाव की तुलना इन सब चीजों से की गई है। छठे घर में जब भी चंद्रमा होता है तो पढ़ाई के लिए भी काफी तकलीफें आती हैं, उसका खर्चा उठाने में भी कई बार तकलीफें आ जाती हैं। पर ये जब ही होगा जब चंद्रमा किसी पाप ग्रह की गिरफ्त में होगा। अकेला चंद्रमा के साथ ये शर्त नहीं होगी, यानी अकेला बैठा हो, किसी की दृष्टि में ना हो, तो फिर ये शर्त नहीं होगी। फिर उसको पाप पैसे की कमी नहीं आएगी, फिर तो अपनी पढ़ाई वो पूरी कर लेगा। ये सर बुध नहीं का घर समझा। है और केतु का घर। तो बुध के घर में जब चंद्रमा आएगा तो यहाँ पर ऋण बंधन दोष भी बन जाएगा, यानी ये पूर्व जन्म का कर्ज की निशानी है। ऐसे में कन्याओं का पूजन करना, कन्याओं को हलवा बांटना, अच्छे परिणाम देगा। और खास करके ऐसे बच्चे के अगर पढ़ाई में दिक्कतें आए तो उन्हें कन्याओं को हलवा खिलाना चाहिए,
या कोई मीठी चीज बांटनी चाहिए, या बुध ग्रह के उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ऐसे बिजनेस में जाना चाहिए जिनका छठे भाव में चंद्रमा हो, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम, जैसे वकील, एस्ट्रोलॉजर, पुलिस डिपार्टमेंट, सॉफ्टवेयर का काम, नर्स, लोगों की सेवा का काम, या जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉब्स होती हैं, वो सभी कार्य छठे भाव के चंद्रमा वाले के लिए सुटेबल होते हैं। यहाँ की एक शर्त है कि ऐसे व्यक्ति को पानी का दान, दूध का दान, लिक्विड दवा का दान नहीं करना चाहिए। बुध के उपाय क्या होंगे गुरुजी? बुध के कन्या पूजन ही बुध का उपाय होता है। ये जो कन्या पूजन बताया गया है, छोटी कन्याओं को हलवा देना, ये सब बुध का उपाय है। बाकी तो बुध के उपाय और भी अगर हम एड ऑन करना चाहें कर सकते हैं, पर जब करेंगे जब बुध भी खराब हो, अन्यथा नहीं। केवल चंद्रमा के छठे बैठने से, तो कन्या पूजन करने से, कन्याओं को मीठा हलवा वगैरह देखने से, देने से ही वो ठीक हो जाते हैं। कितने डेज करना है ये? या 45 दिन का नियम होता है। ये तो लाल किताब का नियम है 45 दिन। या 45 वीक भी कर सकते हैं? हाँ, वो अगर प्रॉब्लम है तो बड़ी, वो मैंने बताया हुआ है कि जो प्रॉब्लम अगर ज्यादा बड़ी है तो फिर लंबे भी चलते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। सर ऐसे व्यक्ति मानसिक रुग्ण भी हो सकते हैं? क्या हो सकते हैं? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लमेटिक उनको हाँ, हो बिल्कुल सकती हो है? सकते हैं, पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जब ही होगी जब चंद्रमा पाप ग्रहों की गिरफ्त में होगा, उससे पहले नहीं होगी। अकेला बैठा हुआ चंद्रमा ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। किसी से टक्कर खा रहा होगा या किसी पाप ग्रह में असर में होगा तो ही बात होगी। ठीक है? सप्तम भाव का चंद्रमा, इसको ऐसे पानी से, हाँ खेमचंद जल्दी बोलो। सर ये जो हलवा बांटना, ये इसमें नंबर ऑफ कन्या भी होता है कि इतनी कन्या को बांटना चाहिए, या कन्या पूजन में इतनी कन्या को ये पूजन करना चाहिए? अपनी जेब और अपनी प्रॉब्लम, दो चीज। सातवें भाव के चंद्रमा को लाल किताब ने कहा है ये खेती को सींचने वाला पानी है, घर गृहस्थी की खेती को सींचने वाला पानी। लाल किताब कहती है कि ये मां लक्ष्मी का बेटा है, अर्थात पैसा कमाने में एक्सपर्ट। और अगर किसी का सातवें भाव में चंद्रमा हो तो उसे हो सके विवाह से पहले तालीम हासिल कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर पढ़ते पढ़ते शादी हो जाए तो फिर विवाह के बाद काफी तकलीफें आती हैं। या तो उसकी पढ़ाई रुक जाएगी या शादी के में दिक्कतें आ जाएंगी। वैसे भी सातवें भाव के चंद्रमा को स्त्री श्राप से भी जोड़ा गया है। जब स्त्री श्राप मैंने कराया था तो मैंने आपको बताया था कि सूर्य, चंद्रमा या राहु यदि सातवें भाव में हो या दूसरे भाव में हो तो स्त्री श्राप होता है। अब यहां दो बातें, स्त्री श्राप तो होगा ऐसे व्यक्ति के जीवन में, परंतु धन की कोई कमी नहीं, क्योंकि ऐसे लोग सारा दिन धन कमाने के बारे में सोचते रहते हैं। इसीलिए लाल किताब ने इसे
लक्ष्मी जी का बेटा। सप्तम भाव का चंद्रमा इंसान को कंजूस भी बना देता है, छोटी छोटी बातों पर नोक झोंक करने वाला। तो एक तो चीज ध्यान रखें कि सप्तम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है विवाह के लिए, और चंद्रमा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो छोटे छोटे पॉइंट आउट करता रहता है, सास बहू का झगड़ा टाइप। सातवां भाव बुध और शुक्र का भाव है। चंद्रमा यहां पर आकर के सास बहू के झगड़े की तरह शुरू हो जाता है। तो बड़ी लड़ाई तो कभी नहीं लड़ता ये, पर छोटी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार बना रहता है, कोई ना कोई बहाना ढूंढता है झगड़ा करने का। और सिर्फ अपने जीवन साथी के साथ, ये बता दूं बाहर कभी भी नहीं ये लोग झगड़ा करते। गुरुजी इसका सोल्यूशन क्या है? बताते हैं। सप्तम भाव का चंद्रमा को यदि गुरु की, मंगल की और सूर्य की मदद ना मिले, ये जरूर ध्यान रख लेना। अगर कहीं से इसको सूर्य की मदद मिल जाए, जैसे कि लगन पे सूर्य बैठा हो, तो एक तो 7वीं दृष्टि से 100% दृष्टि से चंद्रमा को देखेगा, तो उसको सूर्य की ताकत मिल गई। सूर्य की ताकत मिलने से फिर चंद्रमा के अंदर कमजोरी नहीं रहती। और साथ में ये भी ध्यान रखना, ऐसे में जो स्त्री श्राप डेवलप हो रहा होगा ना, वो भी बहुत माइल्ड हो जाएगा, बहुत कम पड़ जाएगा, अगर उसको चंद्रमा को मदद मिल जाए तो। चाहे वो मंगल की मिले, चाहे गुरु की मिले, चाहे सूर्य की मिले। ऐसे में सूर्य, मंगल या गुरु अगर लगन पर बैठ जाएंगे तो स्त्री श्राप दोष भी बहुत कम हद तक बहुत कम हो जाएगा, और ये झगड़े फसाद भी बहुत कम हो जाएंगे। ये ध्यान और इन रखें तीनों कि में से कोई चंद्रमा 11वें में में हो तब भी? ताकत हो जाएगी। तो ये चीज है। और अगर मदद ना मिले तो फिर उपाय करना। 7वें भाव का चंद्रमा नींद को डिस्टर्ब करने वाला भी माना गया है, अगर मदद ना मिले तो। ये चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, मदद जरूर देख लेना। मानसिक बेचैनी लगा करके रखता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम पैदा करता है, अर्ली एज में ब्लड प्रेशर भी क्रिएट करा देता है। ऐसे में बरगद के पेड़ के नीचे की तने की जो मिट्टी होती है उसको गीला करके उससे माथे से तिलक करे, या अगर उसे नहीं ये सब मिलता तो दूध का तिलक लगाए। थोड़ा कटोरी में दूध रख ले और वो हल्का सा माथे पर तिलक लगा ले। तो एक प्रकार से क्या होगा कि सप्तम भाव के असर को लगन के ऊपर हम कन्वर्ट कर रहे हो, फर्स्ट हाउस में कन्वर्ट कर रहे होते। और मैंने बताया था पहले भाव का चंद्रमा और 5वें भाव का चंद्रमा दिमाग में शीतलता देता है, 7वें भाव का चंद्रमा शीतलता नहीं देता बल्कि दिमाग को गर्म जल्दी कर देता है। अगर चंद्रमा कुछ ज्यादा ही कमजोर हो रहा हो तो चंद्रमा की चीजों का दान करना आरंभ करना चाहिए। जैसे 700 ग्राम चावल, 700 ग्राम मिश्री, चावल और मिश्री दोनों मिलाकर उसका दान देना चाहिए, यानी कि शिव मंदिर में देना चाहिए। लाल किताब ने चंद्रमा को भोलेनाथ भी कहा है। भोलेनाथ के मंदिर में चावल और मिश्री सोमवार की सोमवार, और अगर डिप्रेशन की स्टेज आ जाए तो फिर चावल और मिश्री लगातार 45 डेज तक दे सकते हैं, डिप्रेशन तुरंत दूर होता है। 8वें भाव का चंद्रमा, आठवां भाव ये मंगल का भाव है और शनि का भाव। यहां पर चंद्रमा बिल्कुल भी खुश नहीं, इसलिए इसको नीच राशि का चंद्रमा कहा गया है। 8वां भाव शमशान भूमि का है। कहते हैं यहाँ की माँ की ममता सूख जाती है,
अब यहाँ पर आपको चीज याद रखना है, अगर ये 8वें भाव का चंद्रमा पुरुष का है, यानी कि लड़के की कुंडली में है, तो महिलाओं की तरह वो आंसू बहाएगा, मतलब हाईली इमोशनल होगा, बहुत जल्दी घबरा जाएगा, छोटी से छोटी बात में भी तनाव में आ जाएगा। महिलाओं के बीच में अपने आप को सेफ महसूस करेगा, पुरुषों के बीच में, दबंगों के बीच में अपने आप को कमजोर पाएगा। इसके विपरीत अगर 8वां भाव का चंद्रमा लड़की की कुंडली में होगा तो ऐसी लड़की बोल्ड हो जाएगी बहुत ज्यादा। और कमाल की बात तो ये है कि वो जेंट्स को ज्यादा लाइक करेगी। जेंट्स को लाइक करने का मतलब ये है कि पुरुषों के बीच में अपने आप को सेफ समझेगी, औरतों के साथ उसकी बहुत ज्यादा तालमेल नहीं होगा इतना ज्यादा। जैसे आपने देखा होगा कुछ महिलाओं को, महिला दूसरी महिला को देख के कहेंगे कि अरे ये तो ड्रामेबाज है, एक नंबर की, ऐसी ड्रामा कर रही है, ऐसी एक्टिंग करके दिखा रही है। तो कोई बल्कि पुरुष भी कहेगा नहीं नहीं बेचारी परेशान है, वो कहेगा नहीं नहीं आप चक्करों में ना पड़ो, ये ड्रामेबाज है एकदम से। तो बोल्ड, एकदम बोल्ड डिसीजंस लेने वाली, और एकदम मतलब वो इस बात के इमोशंस की परवाह नहीं करेगी कि कोई सामने महिला है। तो ये थोड़ा सा याद रखने वाला मैटर है यहाँ पर। तो लाल किताब ने तो कहा है कि एक ऐसी माँ जो शमशान भूमि में बैठी हुई है और बेचारी रो रो करके थक चुकी गुरुजी यहाँ करेक्टर नहीं देखा जाएगा? है जी। करेक्टर करेक्टर से इसका लेना देना नहीं होगा, ये भी मैं बता दूं। इन बड़ा अच्छा गुरुजी क्वेश्चन मैं पूछा। करेक्टर से लेने देने का मतलब ये नहीं, ये है कि इसका किसी अन्य के साथ संबंध होने की बात को नहीं कह रहा। ये बात बोल्ड है। होने का मतलब यही है कि वो डरेगी नहीं, दबेगी नहीं। जैसे अंधेरे से नहीं डरेगी, या रात को भी वो अपने काम पे निकल सकती है, वो गाड़ी चलाएगी, जहाज चलाएगी, मतलब वो हर तरह से पुरुष का काम करने में सक्षम होगी, पुरुषों वाला कोई भी काम। यानी कि जिन कामों में एडवेंचर होता है, रिस्क होता है, खतरा होता है, उस काम में भी वो बहुत अच्छे से कर सकती है। अगर ऐसी महिला सोच ले कि मुझे उसमें जाना है, कहते हैं फौज में जाना है या पुलिस में जाना है, तो आप अगर चंद्रमा लड़की का 8वें में बैठा हो तो आप मान लेना कि ये जा सकती है। मतलब ये मत सोचना कि चंद्रमा कमजोर हो गया तो ये ना, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो बोल्ड होते हैं, ऐसे डरते नहीं है, दबते नहीं है, दबंग होते हैं। अच्छा एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, लाल किताब बड़ी अच्छी बात कहती है, बोल्डनेस में और लियाकत में बहुत बारीक अंतर होता है। ज्योतिष बोल्ड महिला को बहुत अच्छा मानता है, पर अगर वहां पर लियाकत ना हो, सेंस ना हो, अपनी बात को सही तरीके से रखने की काबिलियत ना हो, तो उसे अच्छा नहीं माना जाता। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि डिप्लोमेसी जो आती है वो शनि से आती है, और बोलने की कला बुध देता है। बुद्ध की जो बोलने की कला होती है वो दूसरे के मन को मोह लेती है। हमेशा ध्यान रखना, बुद्ध के पास कन्विंसिंग पावर होती है। बुद्ध के पास फाइटिंग पावर नहीं होती, कन्विंसिंग पावर होती है, आइडिया सेलिंग पावर होती है। इसलिए बुद्ध को चालाक ग्रह कहा गया है। गुरुजी फिर मम्मी मून जैसे माँ का भी कारक होता है, 8th हाउस में अगर मून जाएगा तो माँ को यामिनी भी जी आप फिर झगड़ा कराओगे। अभी देखो आपने हैंड रेज किया और बोलना शुरू कर दिया। सॉरी अभी आप मत बोले, पहले हैंड रेज करो, मैं अपने आप बोलूंगा। अभी रुक जाओ, अभी मैं कर रहा हूँ खत्म, रुक जाओ थोड़ी देर, रुको, मुझे 8वां भाव पूरा कर लेने दो। तो मैं जो बुद्ध के बारे में बात समझा रहा हूँ, बोल्डनेस के बारे में समझा रहा हूँ, ये चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं।
तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। चंद्रमा की जो भाषा होती है शांत, सौम्य और सुशील, सॉफ्ट स्पोकन, स्लो स्पीकिंग, वो एक चंद्रमा की भाषा मिलेगी। मरकरी फास्ट बोलेगा, टॉकेटिव होता है, बट बहुत कन्विंसिंग बोलेगा, बहुत टैक्टफुली बोलेगा। मरकरी किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करता है अपने शब्दों से, अपनी भाषा से किसी दूसरे का अपमान नहीं करता है। वो ऐसी भाषा बोलता है जिससे सभी खुश हो जाएं, सभी प्रसन्न हो जाएं। ये बुद्ध के अच्छे होने की निशानी। शुक्र मीठा बहुत बोलता है। तो केवल बोल देना किसी भी बात को, ये बोल्डनेस की निशानी जरूरी नहीं है कि हो। बोल्डनेस अंदर से देखी जाती है कि वो रिस्क कितना उठा सकता है, वो एडवेंचर कितना खेल सकता है, वो फाइट कितनी कर सकता है। और 8वें भाव का चंद्रमा इस बात को दिखाता है, ये फाइट उस बात पर होनी चाहिए जो जेन्युइन फाइट है। जेन्युइन का मतलब आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई पीछे पड़ रहा है, तो आपने फाइट करनी है। बिना तंग किए आप फाइट में जुट गए और अपनी बोल्डनेस का प्रदर्शन कर रहे हो, तो ज्योतिष इसको बहुत खराब मानता है, वो किसी दिन ऑटोमेटिक फंस जाएगा। तो कई बार ज्योतिष में बहुत बारीक बारीक अंतर हैं चीजों के, वहां पर स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि भाई चंद्रमा को भी मीठा बोलने वाला कह दिया, सॉफ्ट कह दिया। शुक्र की बात आती है धारा प्रवाह में, हम उसको भी कह देते हैं भाई वाह बहुत मीठा बोलने वाला है। और हम बुद्ध को तो बोलने वाला तोता कहते ही हैं कि तो टॉकेटिव है, तोते की तरह बोलता है। पर इन तीनों में जो अंतर है वो आपको समझ आना चाहिए। बृहस्पति की भाषा जो होती है वो ज्ञान वाली भाषा होगी। वो हर शब्द में ये देखेगा इसमें ज्ञान इन्वॉल्व है कि नहीं है, कि वैल्यू एडिशन है कि नहीं है, मैं बोले चले जा रहा हूं उसका कोई फायदा है कि नहीं है। तो वो उसमें इसमें जुपिटर में वैल्यू एडिशंस वो जरूर देगा। शनि बोलता ही कम है, वो नीड टू बेस के आधार पर बोलता है कि आवश्यकता है तो बोलो, वरना बात ही मत करो, चुप रहो बस। फालतू बात तो सोचना भी बहुत दूर की बात है, उससे 4 बात पूछते हो तो एक बात का ही जवाब देगा। राहु के साथ बहुत बड़ा मुगालता है। राहु मीठे से मीठा बोल सकता है और राहु कड़वे से कड़वा बोल सकता है। और जब राहु कड़वा बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि सामने वाले की रात की नींद ही मत आने दो, आज तो पट्टा सारी रात सोएगा ही नहीं, ऐसा सुना दो अगले को। तो ये राहु की भाषा होती है। तो शब्दों की भाषा से हमें ग्रहों की ताकत का पता चलता है। तो ऐसा मत सोच लेना कि अगर मैंने बोला है कि 8वें भाव का चंद्रमा बोल्ड है तो इसका मतलब वो किसी की भी उठा करके बेइज्जती, नहीं। तो लाल किताब तो टोटल कर्मा बेस है और हम सभी लोग कर्मों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं कि हम कर्मों में बंधे हुए हैं, उल्टे सीधे कर्मों में, जभी तो हम बंधे हुए पड़े हुए हैं। तो हमें उससे बाहर आने के लिए अपने पॉजिटिव कर्मा को बनाना है, नेगेटिव कर्मा को पीछे समाप्त करना है। चंद्रमा जब 8वें में हो जाएगा तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये नीच का चंद्रमा है। नीच का चंद्रमा का मतलब यहाँ पर कोई पानी पुनी कुछ नहीं है। लाल किताब कहती है ये दूध वाला पाउडर है, ये दूध भी नहीं है, सूखा दूध पाउडर है। जैसे हमारे देखता ना जिन माताओं के दूध नहीं आता तो क्या बोलते हैं उसको, मिल्क पाउडर। हाँ, मिल्क पाउडर से दूध बनाने का काम करते हैं बच्चों को पिलाने के लिए। अब ऐसा दूध जो सूखा हुआ है, शुष्क दूध, जिसमें इमोशंस की मात्रा कम हो जाती है।
मातृत्व भाव कमजोर पड़ जाता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा अगर किसी पाप ग्रह की गिरफ्त में आ जाए तो ये कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अगर किसी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो शमशान भूमि का पानी, वहां के प्याऊ का पानी भर के बोतल में अपने घर में रखें। तो ये जब ही करना है जब मानसिक कष्ट विशेष रूप से बढ़ जाए, तो शमशान भूमि के पानी से ये इसका इलाज होगा। कांच की बोतल में भी भर करके रख सकते हैं। आठवें भाव का चंद्रमा, सीमा जी ने लिखा है नींद। हाँ, ये बिल्कुल नींद के साथ प्रॉब्लम पैदा करता है। और एक और बात बता दूं, अगर पुरुष है तो उसको ये भूत प्रेतों से रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई कहे कि भाई ये हॉन्टेड प्लेस है या ये फलाना पीप, चाहे वो झूठ मूठ कहे, मेरे भी विचार वैसे मिलते कम है भूत प्रेतों के साथ, पर जो है उनको रिस्क नहीं लेना चाहिए जिसके 8वें में चंद्रमा। लड़की के चंद्रमा में ये शर्त शामिल नहीं है, ये मैं बता दूं। मतलब उसको भूत प्रेतों से घबराने की जरूरत नहीं है। पर पुरुष को ये पंगा नहीं लेना है। नींद की समस्या अक्सर इनको अगर होगी तो सीवियर हो सकती है, दवाओं का प्रयोग करना होगा। होम्योपैथी की दवा ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। किसी का 8वें में चंद्रमा है और नींद की समस्या है तो होम्योपैथी की दवा ज्यादा कारगर सिद्ध होगी। अब ये तो नहीं बता सकता कौन सी दवा होगी, पर ये तो होम्योपैथी के डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। ये कपूर साहब क्या चला दिया आपने? बंद है गुरु। हाँ, कोई बात नहीं। चलो, आप लोग भी बड़े परेशान हो गए, पूछ ही लो प्रश्न अब। हाँ भरत जी। गुरुजी 6th हाउस के चंद्रमा के लिए भी होम्योपैथी मेडिसिन अच्छी होगी? नहीं नहीं नहीं, वहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र नहीं है। सर आपने क्लास में बोला था कि 6 हाउस मून के लिए अच्छा अच्छा, होम्योपैथी है। ठीक हाँ है जी। ठीक है, नहीं आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। हाँ बोला था। ठीक है हाँ, गुरुजी, वहां पर भी, मैं इसका वहां प्रैक्टिकल पर कर तो मेरे ख्याल से नक्स वोमिका भी जो दवा होती है ना होम्योपैथ की, वो भी बड़ा अच्छा काम करती है। लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम बेसिकली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की दवा है। लाइकोपोडियम कई, वैसे तो कई मर्ज में यूज होती है ये लाइकोपोडियम डाइजेशंस के काम भी आती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में भी काम आती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी काम आती है। लाइकोपोडियम बेसिकली बहुत तरह की, किडनी के प्रॉब्लम में भी काम आती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई है। ये 6th पूरा का पूरा दी गई थी। पूरा का पूरा जो है ना, एक आदमी की तासीर को पता करने के बाद ये दवा बनाई जाती है। लाइकोपोडियम वैसे बहुत ही अच्छी दवा है। जी। होम्योपैथी में नक्स वोमिका जो है वो भी मल्टीपल फायदे की दवा है, और ये हमारी नर्व को भी मजबूत करती है। बहुत तरह में, पेट की समस्या है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, सर दर्द हो रहा है, मतलब 30-40 बीमारियों की एक दवा है। गुरुजी, मेरा अनुभव है, मैं शेयर कर रहा हूँ कि 6th हाउस चंद्रमा वाले को हमने ये रेमेडी दी, होम्योपैथी मेडिसिन पूर्ण रूप से ठीक हुआ। हाँ हाँ, बड़े बिल्कुल गहरे गुण से। बिल्कुल सर बिल्कुल। होम्योपैथी इसलिए बोला कि वो लिक्विड है इसलिए ना। नहीं नहीं, वो लिक्विड ऐसे नहीं, वाइट ऐसे है। नहीं, ऐसे नहीं। लिक्विड तो, लिक्विड दवाई तो फ्री में देना मना है, छठे का चंद्रमा हो उसके लिए ये बताया गया है। ठीक है, राहुल कह रहा है मैंने पी रखी है, कड़वी होती है। नहीं नहीं मीठी होती है वो तो। नहीं, राहुल ही लिख रहा है, नक्स मुझे नहीं मालूम, नक्स मेरा कोई नक्स अनुभव स्वामी का नहीं है। सर, नक्स स्वामी का। नक्स स्वामी का हाँ जो आप बता रहे हैं ना, वो बहुत कड़वी होती है। हाँ, नहीं मेरा कोई अनुभव नहीं है। राहुल जी ने डायरेक्ट ली होगी ना, अदरवाइज उन गोलियों में डाल के ली होती तो मीठी होती। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब जब ले ली सो ले ली, कोई बात नहीं। हाँ राज सिंह जी बोलिए। अब जिसने बात करनी है सिर्फ हैंड रेज करेगा और कैमरा ऑन करेगा। ये 8वें का आपने एक बताया कि इसमें अगर किसी फीमेल के उसमें है तो उसको कहा गया है कि
रोती हुई समथिंग, देखिए बहुत दुखी माता, राइट? हाँ, ये तो देखो, इसका क्या ये मैं बता दूं राज जी, हाँ, मैं बेशक वो महिला है और बोल्ड है, हम्म, पर इमोशनल डेंट उसको लाइफ में बहुत लगेंगे, हाँ, ये नहीं, मानसिक कष्ट उसको प्रैक्टिकली बहुत मैंने होगा, देखा है। हाँ, तो इमोशनल इसको कष्ट बहुत होंगे, मतलब सुखी नहीं होगी, सुखी इन द मन से सुखी नहीं होगी, मन से उसको कई तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप के मैटर में भी अष्टम का चंद्रमा कोई बहुत अच्छा रिजल्ट्स नहीं दिखाता है अक्सर, बशर्ते कि उसको मंगल का साथ या गुरु का साथ मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज प्रॉब्लमेटिक है। मंगल 8वें में ही हो तब भी वो साथ माना नहीं जाएगा, नहीं क्योंकि नहीं, 8वें में तो 8वें प्रॉब्लम में होगी। तो खुद बेचारा हाँ, परेशानी में आ जाएगा, इतनी हाँ, मदद नहीं कर पाएगा, अन्य yes। माध्यम से अगर मंगल से मदद हो जाए तो लाइक इसको रिलेट कर सकते हैं कि वे संतान से भी ज्यादा दुख मिलेगा, लाइक तभी वो माँ नहीं, तो तभी ज्यादा संतान का यहाँ पे नहीं, संतान से यहाँ पर नहीं देखा हम्म, जाता, हम्म, सिर्फ जीवन साथी से, अपने मित्रों से, हम्म, परिवारजनों से, इनसे, इसमें संतान इन्वॉल्व नहीं चंद्रमा में। ठीक है। हाँ सुनील और पे जी। सर, गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। एक पूछना था, कृष्ण जी का चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन उनका जन्म है कृष्णाष्टमी का, तो आपने बोला क्या 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 बोले, किसका छठवीं तक। चंद्रमा अच्छा है? कृष्ण जी का, भगवान श्री है? कृष्ण का, अच्छा, हाँ भगवान हाँ, श्री ठीक है। कृष्ण का, उनका जन्म कृष्णाष्टमी का है, अष्टमी का। तो आपने बोला कि छठवीं तक ही अच्छा रहता है, तो उनका कैसे अच्छा है? चंद्रमा जो है, नहीं मैं पर्सन आप क्या करो, भगवान श्री कृष्ण का चंद्रमा बहुत अच्छा, हाँ, उच्च का है, उनका लगन के ऊपर है चंद्रमा। लेकिन अष्टमी का है सर, कृष्ण अष्टमी। कृष्ण अष्टमी तो ये देखो ना, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की कौन सी है? कृष्ण पक्ष की सर। ओहो, ये तो सुलट देखना पड़ेगा, फिर देखो मदद कहाँ से मिल रही है उनको। हाँ, वही मेरा सवाल में आपने हाँ बोला था कि कृष्ण छठी तक अच्छा होता है, उसके सर बाद हाँ उच्च उसका का है, वीक हो जाता है। हाँ, नहीं कृष्ण का चंद्रमा उच्च का है, वृषभ का है, इसीलिए सर। हाँ जी, वृष का उच्च का है, बिल्कुल मैं वही तो बता रहा हूँ, उच्च का है। और उच्च ये का लाल किताब के हिसाब से जानना चाह रहे हैं, तो लाल किताब के हिसाब से तो पहले भाव में चंद्रमा बैठा है, ठीक है। ये वैदिक के हिसाब से मैंने बताया था, क्योंकि उनका वृष लगन था, तो वृष लगन के कारण उनका चंद्रमा उच्च का माना गया है। अगर आपको उस तरीके से देखना है, तो आप ये देखिए कि कौन सा ग्रह उसको मदद पहुंचा रहा है, कौन सा नहीं। लगन के चंद्रमा को भी मैंने आज बताया है, काफी शांत है, काफी संयमित है, और पांचवें भाव के चंद्रमा को हम लोगों ने अच्छा बताया है, ठीक है। पर नियम शर्तें सब पे लागू होंगी। जैसे मैं 8वें भाव के चंद्रमा की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर भी अगर गुरु का साथ मिल जाए, मंगल का साथ मिल जाए, तो फिर इतनी कमियां नहीं रहती है, कमियां दूर हो जाती हैं। एक चीज ध्यान रखना, कमियां दूर भी हो जाती हैं अन्य ग्रहों के कारण, और कमियां बढ़ भी जाती हैं। कहीं पर जहां हम कहते हैं कि ये जगह पर ये फला ग्रह बहुत अच्छा बैठा है, अगर वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल ना हो, यानी कि पूरी ना हो, तो कमी बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं, कोई गारंटी नहीं है कि ये 100% अच्छा ही असर देगा। इसीलिए कुंडली का, पूरी कुंडली का विश्लेषण करके ही समझ में आता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। हाँ सीमा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मेरे दो क्वेश्चन है, एक तो बच्चों में चांद पहनाया जाता है, आधा और पूरा, इसके जी, पीछे क्या कंसेप्ट है? चांद के साथ कई बार मोती भी पहनाया जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में बलारिष्ट योग होता है, बलारिष्ट योग का मतलब है पहले उम्र के 3 साल जो है बच्चों की आयु के ऊपर खतरा होना, बच्चों के स्वास्थ्य में कमजोरी होना, नजर दोष लगना, दूध का ना पच पाना, नजर लग जाना, दूध का ना पच जाना, अगर ऐसी समस्या हो तो चांद मोती पहनाया जाता है। चांद मोती पहनाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन ये होता है कि नजर दोष से बचा जाए। जो चांद, जब भी ये चीज ध्यान रखना, जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उन लोगों को नजर लगती है, और जिन लोगों का मंगल बद होता है वो नजर लगा।
ये सूत्र याद रखना। नजर किसकी लगेगी? जिसका मंगल बद्ध हो, सिर्फ वही नजर लगा पाएगा। और लगेगी किसको? जिसका चंद्रमा कमजोर होगा। तो जिस बच्चे की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो उसे बलारिष्ट योग लगता है। वैसे बलारिष्ट के कई कॉम्बिनेशंस बनते हैं, पर वो वैदिक का पार्ट है, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। अदरवाइज लाल किताब में समझो कि चंद्रमा के कमजोर होने से वो बलारिष्ट योग बनता है। तो आप ये किस उम्र तक पहनाया जा सकता है? पहले 3 साल, फर्स्ट 3 ईयर। सेकेंडली, चंद्र को अगर मंगल की सहायता मिल जाती है तो उसको उसकी रेमेडी हो जाती तो है। आयु पे तो खतरा कम हो जाता है, आयु पे खतरा नहीं रहता। जो बालारिष्ट का पूरा योग लिखा है वो लिखा है कि फर्स्ट 3 इयर्स जो है उसकी लॉन्जिविटी के ऊपर खतरा होता है, पर किसी शुभ ग्रह का असर मिल जाने से तो वो दोष दूर हो जाता है। या माँ का ग्रह, माँ का कोई ग्रह, खास करके माँ का बृहस्पति जो है, अगर ठीक ठाक हालात में है तो बलारिष्ट से बाहर निकाल देता है, तो फिर ऐसा खतरा नहीं होता। और चांद मोती पहनाने से असर ठीक हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है कि चंद्र को मंगल की सहायता जो है अगर मिल जाती है तो चंद्र के मेलेफिक इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो इसी में मंगल के घर में चंद्रमा को नीच कहा गया। हाँ जी, अष्टम में मंगल के घर में ही चंद्रमा को नीच का, जबकि ये मंगल की हेल्प से ही बेटर होता है। हाँ जी, ये दोनों मित्र हैं, दोनों मित्र हैं। इसका जो है आप हमारे YouTube वीडियो पे जाकर के देखिएगा, ये कौन सा ग्रह कैसे और क्यों नीच का हो जाता है, इसमें सारी तत्वों की थ्योरी है। पूरे जो 5 एलिमेंट्स थ्योरी है वो सारा मैंने डिटेल में क्लास में किया है, क्योंकि इसका एक लाइन का आंसर नहीं बनेगा, इसलिए इसको पूरा डिटेल में बोलना पड़ेगा। और थर्डली, अगर चंद्र और मंगल किसी का वैसे कुंडली में, जैसे मान लीजिए 7th हाउस में है और गुड है, लक्ष्मी हो गया उसका, लेकिन चंद्र यही मंगल 7वें में। हाँ जी, और यही चंद्र मंगल जब 8वें में चला जाता है तो उसमें मंगल भी 8वें में चला गया और चंद्र भी 8वें में चला गया। तो ये मंगल की हेल्प से कुछ बेटर हो रहा है या मंगल अपना भी पहली बात तो चंद्र मंगल अगर सप्तम में बैठा है तो मच बेटर है, नंबर 1, क्योंकि वो बंद मुट्ठी के खानों में आता है, या आप उसे केंद्र स्थान कह सकते हो। केंद्र में बना हुआ लक्ष्मी योग ज्यादा पावरफुल है एज कंपेयर टू चंद्र मंगल 8वें में चला जाए। अगर वर्षफल में 8वें में चला गया तो इसके उपाय करेंगे हम, या चंद्र मंगल 7वें के बेटर समझ के वैसे ही रखेंगे? नहीं, दो बातें अलग अलग है। पहली बात तो आपने ये बताया कि 7वें भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए, ये क्या लगन कुंडली में बैठे हुए हैं या वर्षफल की बात कर रहे हो? लगन कुंडली में। हाँ, तो लगन कुंडली में है, तो अब आप कह रहे हो कि वर्षफल में अगर 8वें में चला जाए तो इसमें चंद्र के तो लड़के की है या लड़की का है? पहले ये बताओ, लड़के क्या है लड़की का है? 8वें में भेजा है ना, लड़की का। हाँ, लड़की का है तो ऐसे में चंद्रमा का उपाय जरूर करना है। कारण क्या से पानी लाकर हो गया, चंद्रमा का पानी, बिल्कुल बिल्कुल। तो शमशान भूमि का इसमें पानी मंगल इसकी हेल्प कर रहा है या मंगल हेल्प नहीं कर पाएगा? मैं वही बता रहा हूँ, मंगल जब अष्टम में आ जाएगा, चंद्रमा के साथ रहेगा, तो इतनी हेल्प नहीं कर पाएगा जितनी हेल्प वो बाहर, क्योंकि 8वें भाव का चंद्रमा को कमजोर मंगल माना गया, इसलिए 8वें भाव का अगर मंगल होगा तो मनोबल देह बल कमजोर, कि मन से भी कमजोर होता है, देह बल से भी कमजोर माना, तो उसे स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। मदद वही ग्रह कर पाएगा जो खुद भी स्ट्रॉन्ग, खुद भी मजबूत। ओके, थैंक यू। पायल पटेल जी। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे 3 कंफ्यूजन है। पहला तो ये कि आपने बोला ना कि छठे स्थान में चंद्र हो तो दूध का दान नहीं करना चाहिए, तो सिर्फ का, दूध पानी या का, लिक्विड का, लिक्विड दवाइयों का नहीं, सिर्फ दूध या दूध के बनाई हुई कोई भी चीज, पनीर है, दही है, नहीं, सिर्फ दूध, निखालिस पानी और लिक्विड कोई दवा।
ओके सर, दूसरा जवाब मुझे मिल गया सीमा जी से। और तीसरा मेरा सवाल सर, कि जब वो चंद्रमा पक्ष बली, आपने बोला ना कि वो पक्ष बली होता है, तो जो पक्ष बली न हो और जब पूनम आती है तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता है बहुत? देखिए, अगर पूर्णिमा का चंद्रमा है, यानी कि सूर्य के बिल्कुल सामने चंद्रमा है, जो पूर्णिमा का है, अगर अच्छा। कुंडली में सूर्य के बिल्कुल 7वें भाव में चंद्रमा बैठा है तो समझो पूर्णमासी का चंद्रमा है। पूर्णिमा का चंद्रमा इंसान में भावुकता बहुत ज्यादा पैदा कर देता है। अच्छा अच्छा वो भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए मैंने कहा उच्च का चंद्रमा या नीच का, यानी कि पावरफुल चंद्रमा और कमजोर चंद्रमा, दोनों को ही लाल किताब ने अच्छा नहीं माना है। ये जो आत्महत्या वाले जो सीन खड़े होते हैं ना, या जो वही हिसाब है कि समुद्र में ज्वार भाटा आता है पूर्णिमा को। अच्छा तो पूर्णिमा में जब ज्वार भाटा आने का मतलब है कि हमारे अंदर भी एक प्रकार का ज्वार भाटा चल रहा है ऊपर, हाई टाइड्स। तो आदमी इमोशंस के लहरें उसके अंदर चलती हैं दिमाग में, तो इट्स आल्सो नॉट गुड। पर सर पक्ष बली न हो तो? पक्ष बली ना, बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, तो बैलेंस होना चाहिए। उसकी कोई रेमेडी सर? उससे गुस्सा देखिए, बहुत जब आ जाता दो है। बातें हैं, जब हम स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट ये जांच कर रहे हैं, जब हम जांच करते हैं तो बिल्कुल साइंस की तरह करते हैं, निष्पक्ष होकर के, कि ये स्ट्रॉन्ग है या कमजोर है। अच्छा, स्ट्रॉन्ग का मतलब है पक्ष बली। पक्ष, राइट राइट राइट। अब वो जरूरी नहीं कि वो अच्छा हो। अच्छा, जैसे वो पूर्णिमा को हो गया तो हम कह रहे हैं वो अच्छा। अच्छा ही नहीं। अच्छा अच्छा हम वो ये पक्ष बली कहने का मतलब उसमें ताकत कितनी है। अच्छा ताकत से एक फायदा होता है, अगर चंद्रमा ताकतवर होगा तो धन सहज आएगा। सहज का मतलब आसानी से आएगा, बिना आसानी से। लाग लपेट के आएगा, ज्यादा अच्छा। मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी उसको। अच्छा कमजोर हो गया तो दिन रात मेहनत करके आएगा, और पैसा खूब आता है परंतु दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक डॉक्टर है, अगर वो दिन में 50 पेशेंट देख रहा है, अच्छा और एक पेशेंट उसको 500 रुपए दे रहा है, तो उसको 25,000 रुपये आ रहा है। 25 आ रहा है, कितना आ रहा है? आ रहा है 25,000 रुपये आ रहा है। हाँ। पर वो सुबह से लेकर के शाम तक बैठा रहे। पॉइंट समझ रहे हो? हाँ 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 सर, हाँ सर, हाँ सर। अब एक ऐसे डिपार्टमेंट का अफसर है, जो एक बंदा आया, कहते हाँ भाई 50,000 रुपये जमा करा तो तेरा कागज पास करूंगा, तो नहीं करूंगा, वो आसानी से हो। तो साइन मारूंगा तो ही मारूंगा, नहीं हाँ। 1 लाख रुपए दे के जा। अच्छा अब वो अच्छा सारा दिन बैठा भी नहीं है, वो लाख रुपए ले भी लेगा, अच्छा। काम है। या एक बिजनेसमैन, समझ रहे बात को? नहीं सर, तो उनके गुस्से में, उसके स्वभाव में अच्छा, गुस्सा, हाँ वो गुस्सा गुस्से का क्यों है? मतलब मैं समझा देता हूँ पायल जी। गुस्से में और भावुकता में बड़ा भारी अंतर है। बस वही अक्सर सर। लोग गुस्से को और भावुकता दोनों मिक्स कर लेते हैं, या हो अच्छा जाती है ऑटोमेटिक। अच्छा। भावुक आदमी भावुकता के चलते चलते गुस्से में आ जाता है। हाँ बस जब वो वैसे ही सर। इमोशन में चलता है तो उसमें अग्रेशन आ जाता है। हाँ बस वैसे ही सर। और ये जब होता है जब चंद्र मंगल का साथ होता है। अच्छा मंगल गुस्सा, चंद्रमा जो है इमोशंस। भावुकता और क्रोध जब दोनों मिल जाते हैं, हाँ तो अक्सर समस्या ये रहती है कि वो अपना नियंत्रण खो देता है। इसीलिए ज्योतिष में लक्ष्मी योग को भी अच्छा नहीं माना गया। कौन सा ये लक्ष्मी योग? चंद्र मंगल लक्ष्मी योग। क्योंकि ये भावुकता का और गुस्से का भी योग है, ये एंजाइटी का भी योग है, हाइपरटेंशन का भी योग है ये। तो इस योग को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा हो सकता है सर हो पूर्णिमा के सकता है, आसपास? बिल्कुल हो सकता तो है, उसकी बिल्कुल। रेमेडी सर, रेमेडी सर उसकी कोई? फिर उसको चंद्रमा को शांत करना पड़ता है। चंद्रमा अच्छा। को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है कि खीर का दान करो। खीर का दान? खीर का दान कंटिन्यूस, कम से कम 11 दिन 21 दिन खीर का दान। चंद्रमा अकेला हो तो भी सर? यानी कि अकेला हो मंगल जब के, भी, हाँ हाँ बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, प्रणाम सर, थैंक यू सर। हाँ यामिनी जी। सर 2-3 सवाल हैं, जिससे मून आज जो सारे होता है 3 लेके बैठोगे? नहीं, बताओ। एक ही हाँ बताओ एक ही बताओ। सवाल। जैसे मून माँ का कारक भी होता है, अगर हाँ 8th हाँ। में मून है, मम्मी माँ को क्या प्रॉब्लम होएगी? अच्छा, अगर अष्टम में हो तो? हाँ जी।
हाँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं रहेगी, माँ को मानसिक कष्ट रह सकता है। तबीयत का मतलब सिर्फ मानसिक कष्ट, ये भी मैं क्लियर कर दूं। बाकी लॉन्जेविटी पर असर नहीं पड़ता, और मतलब माँ की आयु पे फर्क नहीं पड़ता, मदर की अच्छा। एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर माँ को मानसिक कष्ट हो सकता है या माँ की मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस हो सकती है। सर आपने कहा कि जैसे भूत प्रेत का जो होता है वो बॉयज के ऊपर ही होता है, गर्ल्स के ऊपर नहीं होता नहीं है। नहीं, 8वें के Because- चंद्रमा में, सिर्फ 8वें में चंद्रमा में है। तो आप इसलिए कह रहे हो कि गर्ल्स बोल्ड हो जाती है वहां पर, इसलिए? हाँ, Right. देखिए समझिए बात, महिलाओं का शमशान भूमि में जाना मना है। क्यों मना है आप सोचिए, हमारे शास्त्र ने ऐसी बात क्यों कह दी? क्योंकि स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता इस धरती पर, स्त्री से ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है, ये चीज क्लियर है, ये हमारा तंत्र शास्त्र कहता है। परंतु अगर उसको घर बनाना है तो उसको भावुकता उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई होनी चाहिए। तो हमारा शास्त्र कहता है इनकी भावुकता खत्म नहीं होनी चाहिए। अगर इनका इमोशंस लेवल कमजोर पड़, मतलब खत्म हो गया इनके अंदर से इमोशंस, तो ये बहुत एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगी, जो कि परिवार के लिए अच्छा कभी नहीं हो। जैसे अब कोई बच्चा अपनी माँ से कहे माँ मैं मर जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, अक्सर बच्चे माँ को डरावा देते हैं, बाप को नहीं देते। क्योंकि बाप तो सीधा कहे अच्छा जा देख लूंगा, तेरा रोज का ड्रामा है, बाप ने एक दिन आके यही कह देना है। पर माँ ये बात कभी नहीं कह सकती, माँ उसके आगे पीछे पंखा हिलाने शुरू कर देगी। अब बेटे को भी यही चाहिए, मरना तो वो चाहता नहीं है, वो भी चाहता है कि आगे पीछे घूमती रहे, थोड़ा सा मेरे भी मक्खन मलाई कोई पूछता रहे। तो ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो फिर कैसे भी करके ये सारे ड्रामे करके वो घर फिर भी बना रहता है, बच्चे को भी बहाना मिल जाता है, चल चल आज का प्रोग्राम कैंसिल मरने का, कोई बात नहीं फिर कभी देखेंगे। तो वो एक्टिंग ड्रामा चलता है। अगर कल को माँ भी बोल्ड हो जाए तो माँ कहेगी कल का मरता आज मत, और फिर बेचारे को तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा ना, चाहे 5 फुट की दीवार से कूद के दिखाना पड़े उसे, तो कुछ को करना दिखाना, तो मजबूर हो जाएगा। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि महिला जो अष्टम भाव में है, यानी वो शमशान भूमि में बैठी हुई है, और क्या देख रही है वहां पर? लाशें जलती हुई देख रही है। इमोशन लेवल तो 0 हो गया, उसमें इतनी बोल्डनेस आ जाएगी कि पूछो मत, और वो हाईली प्रैक्टिकल जोन में चली जाएगी। महिला का बहुत हाईली प्रैक्टिकल हो जाना घर परिवार के लिए बहुत अच्छा नहीं माना, इसलिए हमारे शास्त्र ने मना कर दिया। अब जो ऑलरेडी बैठी है उस जगह पर जहां पे भूत प्रेत रहते हैं, अब उसे भूत प्रेतों से क्या डर लगेगा? उसे कुछ डर नहीं लगेगा। पुरुष का उल्टा है, पुरुष जब भी शमशान में जाएगा ना, वो तो वहां पे भी फोन पे बात करा होगा, हाँ माल पहुंचा कि नहीं पहुंचा, गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, फिर दूसरे को कहा हाँ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। थोड़ी देर लगेगा, अरे यार सब खत्म हो गया। वो जैसे शमशान से बाहर निकला वो कहेगा हाँ वो 1 लाख रुपए कही थी, आए कि नहीं आए? वो आ गए। उसका इमोशंस थोड़ी देर के लिए था, खत्म हो गया। तो उसके ऊपर इतना असर नहीं है 8वें के चंद्रमा, तो वो बोल्ड नहीं हो पाएगा जितनी महिला अष्टम में जाकर के बोल्ड हो जाती है। इसलिए उसे भूत प्रेत का भय भी खत्म हो जाता है, उसके दिमाग से भूत प्रेत समाप्त हो जाते हैं। समझ रहे बात? तो ये चीज। और आपने एक बात कही थी कि अगर माँ का बृहस्पति अच्छा हो तो मून अगर नीच का हो या अच्छे फल नहीं दे रहा तो वो उसको भी ठीक, मतलब आपने कुछ ऐसा कनेक्शन दिया काफी था। बैलेंस कर देते, काफी बैलेंस कर। थैंक यू गुरुजी। राखी जैन। सर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। सर मैं एक पूछ रही थी कि जैसे आपने 4th हाउस में बोला था चावल के कट्टे में ईंट रखनी है, तो इसमें ईंट की कोई शेप भी स्पेसिफिकली होती है सर? चकोर होता है, चकोर चकोर। या अच्छा रेक्टेंगल सर, भी रख सकते हो। ठीक है सर। जैसे आप हमेशा कहते हैं मंगल की मदद देनी है, तो मैंने इसलिए पूछा चकोर के लिए। है मंगल, जैसे आप कहते हैं ना हमेशा चकोर रखनी होती है, मंगल की वो मदद देनी चकोर होती है। टुकड़ा, चकोर टुकड़ा जो होता है ना, चांदी का चकोर टुकड़ा वो अलग अच्छा। चीज होता है, ईंट अलग चीज होती है। ओके सर। चकोर टुकड़ा मंगल नेक की निशानी है। सर और जो आपने फर्स्ट भाव में बताया था कि डिब्बी में चावल और मोती, मतलब मदर देगी बेटे को? माँ देगी अपने, जिसका चंद्रमा पहले में हो और अगर हाँ उसको जी। मानसिक कष्ट हो रहा हो तो चावल जो है ले ले अपनी माँ से और उसको चांदी की डिब्बी में रखे। अगर वो ना मिले तो कोई मोती ले ले।
दोनों कोई चीजें डायरेक्शन लेने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, कोई डायरेक्शन भी होती है सर रखने की, या कहीं भी रख लो? नहीं नहीं, अपने पूजा स्थान में रखो। ओके सर, एक आपने बार बार ये बताया 5th हाउस में कि अगर चंद्रमा पीड़ित हो या केतु 4th हाउस में हो तभी 5th हाउस में चंद्रमा अच्छा नहीं होता। अगर चंद्रमा में जो आपने केतु कंडीशन अगर बताई, चौथे भाव में राखी जी हो जाए, चंद्रमा कहीं बैठ जाए, वो बेचारा खराब हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन जैसे जो आपने कंडीशंस लिखवाई थी लास्ट क्लास में, उसमें अगर कोई कंडीशन आ रही है बाई चांस 3-4 कंडीशंस हैं, तो भी क्या 5th हाउस में चंद्रमा हम लेके चलेंगे उसे? हाँ, गड़बड़ हो जाता है अगर खराब वाली ओके कंडीशन लेते हैं। ओके। हाँ और सचिन सर जी, गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मेरा बाकी एक जिनका हो गया हैंड डाउन कर लीजिए। जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि गुरु जी अगर जैसे हमारा चंद्रमा किसी भी कुंडली में चंद्रमा जो है 5th हाउस में है, किस भाव में? 5th हाउस में है, हाँ अगर हाँ, हमारा चंद्रमा या 3rd में या किसी में भी है गुरु जी, मेरा क्वेश्चन दूसरी तरीके का है कि अगर मान लेते हैं 5th हाउस में हमारा चंद्रमा है और 6th हाउस के अंदर हमारा सूर्य और बृहस्पति दोनों है, तो अब ये हमारा मनसूई चंद्रमा बन गया। हाँ ठीक है। ठीक है ना? तो अब हमारे दो चंद्रमा हो गए, एक तो 5th हाउस में हो गया, एक 6th हाउस में हो गया। ठीक है। 6th हाउस के अकॉर्डिंग हम पानी का मतलब लिक्विड चीजों का दान नहीं कर सकते, ठीक और है 5th के अकॉर्डिंग हम दान कर सकते हैं। अब हम कौन सा जी। अडॉप्ट करें? पहली बात, जो जो हमारा ओरिजिनल चंद्रमा है जी उसका सचिन जी विशेष रूप से ध्यान रखना है हमने। जी सर। जो बनावटी चंद्रमा होता है वो हमारे असली चंद्रमा को मदद देने के लिए आया है। जी जैसे बुध और शुक्र एक होंगे तो सूर्य बनेगा। अब ये जी जो नया सूर्य बना है ये जब काम आता है जब हमारा ओरिजिनल सूर्य पिट जाता है, ठीक है गुरु। उसकी कमी को पूरा कर देता है। जैसे 5वें में चंद्रमा बैठा, किसी कारण से वो पिट गया, टक्कर जी में आ गया, जी। तो वो माना ये जाएगा कि अपने पास एक और चंद्रमा भी बैठा हुआ है, तो प्रॉब्लम में नहीं है। अगर चंद्रमा 5वें का पिटा तो आपको नियम लागू करना पड़ेगा कि अपने पानी का दान नहीं देना, क्योंकि फिर अपने पास छठे वाला चंद्रमा बाकी बच जाता है। जी जी। और अगर पहला 5वें वाला ठीक सही सलामत है, फिर आप नियम लागू करो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गुरु जी, ये क्वेश्चन। संजीव। गुरु जी 5वें घर का चंद्रमा मत्स्य योग बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मत्स्य तो सूर्य के साथ बनेगा। सूर्य अगर साथ नहीं, होगा तो 5वें घर संजीव में बनेगा। अकेला चंद्रमा, सूर्य नहीं, अकेले से नहीं बनता। सूर्य का जैसे घर है ये। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो कोई किसी के घर में जाएगा कुछ भी बना के बैठ जाएगा, ऐसा नहीं। जब ओरिजिनल में साथ होगा तो ही होगा, ऐसा कुछ। अकेले से नहीं बनता कभी। ठीक 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 ठीक। हाँ सोनू जी। ठीक है। हाँ जी सर, इसमें ये है कि जैसे अगर आपने बोला मून पहले घर में होगा, ठीक हाँ है, हाँ। तो सर उसमें जो अमावस्या के बाद जो चौथा दिन होगा तो उसको हम बैलेंस देखा जाएगा नहीं कि नहीं षष्ठी से ही देखा जाएगा? नहीं नहीं, छठी से ही देखा जाएगा ना। तो इसका भी मतलब रोशनी तो हमें आती नहीं इसमें है, चौथे में अच्छा, रोशनी आती नहीं है, तो ये चतुर्थी में वीक रोशनी आती चंद्रमा हो नहीं। गया, तो ये वीक हो गया हाँ ये वीक हो गया, फिर ये मानसिक और कष्ट देता है। मानसिक कष्ट देता है। और फिर सर और जुपिटर और केतु भी 4th में हो तो ये फिर केतु जुपिटर ठीक हो उसको। ना हाँ, ना ना, तो केतु आ गया ना चौथे में, तो चंद्रमा को और कमजोर करेगा, तो मानसिक केतु कष्ट आ गया और तो देगा। फिर यहाँ पे हाँ, और सैटर्न जो 6 में बैठा तो 8 को टक्कर देगा उसको। हाँ वो एक अलग बात है, वो एक अलग एडिशन है ना सर? तो फिर ऐसे में रेमेडी इसमें जब हम करेंगे तो खीर चल का दान या वो चावल की चांदी के जी डिब्बे में जी चावल, जी जी, सारे करने हाँ पड़ेंगे क्योंकि प्रॉब्लम वो ही सारे करना करने है। पड़ेंगे क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा अच्छा है। अच्छा, तो ये भी और खीर भी देना पड़ेगा गुरुजी? हाँ हाँ अगर खीर जैसे बच्चा नहीं दे सकते उसका सामान भी दे सकते हैं मंदिर में खीर का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। हाँ विभा जी। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि अगर 8th में चंद्रमा है और माँ से चावल लिए हुए हैं, चांदी के लोटे में रखे हुए हैं, और आगे बेटे को देना है, तो क्या उसके लिए वो वही सेम घर में पड़े चावल चलेंगे, यहाँ एक और लोटा रखना पड़ेगा? हाँ नहीं, आपको अलग से करने की जरूरत ही नहीं है, वो जो पड़े हैं जो वही दे दीजिएगा।
वही उसको दे के फिर वही रख देने, राइट? हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी चीज सर, जो पहले घर भाव का चंद्रमा है और वो पहला भाव तो मंगल है वहां का, हाँ जी, हाँ जी। तो वहां पे वो आपका ये सूत्र भी काम आता है कि वो चंद्रमा पहले घर वाला जो शांत होता है, लेकिन जब कभी गुस्सा आता है तो वो चीज काफी एकदम बढ़ जाता है। गुस्सा जब ही आएगा विभाजी, जब वो चौथे भाव में कोई पाप ग्रह बैठा होगा या चंद्रमा किसी कारण से कमजोर होगा, अदरवाइज गुस्सा नहीं आएगा। तो जब ये वर्षफल में आता होता है तो उस टाइम देखना चाहिए। हाँ, वर्षफल में सारे नियम लगाएंगे हम। ठीक है सर, थैंक यू। अर्चना जैन जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। सर मेरे 3 क्वेश्चन है। एक तीन तो नहीं, अब मैं 2-3 मिनट ही बैठूंगा, ओके मैं फिर ओके व्हाट्सएप सर, में भागूंगा। ठीक है सर। तो जैसे आज आपने सारा 3 का आंकड़ा क्या चक्कर है, सबके 3 है। सर बताइए 7th बताइए। हाउस के चंद्रमा के बारे में आपने जो बातें बताई थी, लेकिन अगर उस पर लग्न में शनि बैठा हो तो शनि की 100% दृष्टि पड़ रही है, तो फिर उसका क्या असर होगा उस पर? वो गड़बड़ हो जाता है अर्चना जी। शनि अगर चंद्रमा को देखेगा तो चंद्रमा को बिल्कुल नष्ट कर देता है। अच्छा। नष्ट करने का मतलब ये है, एक तो ये माँ की तबीयत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, खुद की मानसिक पीड़ाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता, घर गृहस्थी के लिए अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो महिला की कुंडली में हो या चाहे पुरुष की। किसी की भी। ये महिला पुरुष का सिर्फ 8वें चंद्रमा में ध्यान रखना है, बाकी सबका सेम रहेगा। ओके। और सर जैसे लग्न में चंद्रमा सूर्य के साथ है और 4th में केतु है, तो दोनों खराब हो तरफ गया, से, हाँ, तो फिर खराब हो उसके गया। लिए उपाय करना होगा। हाँ, अमावस्या बन गई है तो खीर का दान करना पड़ेगा, 4 चांदी के चकोर टुकड़े जल में प्रवाह करने पड़ेंगे, ये सारे उपाय करने पड़ेंगे। एक और है, जैसे चंद्रमा और मंगल तो फ्रेंड हैं, तो फिर चंद्रमा के घर में मंगल को क्यों नहीं अच्छा माना जाता, वहां पर मंगल दोष क्यों हो जाता है? ये मैंने मांगलिक के ऊपर कम से कम 5 वीडियो है मेरे YouTube पर जाकर के आप देखिएगा, बहुत डिटेल में है। और मंगल बद के ऊपर, मांगलिक दोष के ऊपर अलग से 2-4 और वीडियो है। मतलब मंगल के ऊपर मेरे 7-8 वीडियो हैं, आपको पूरा जवाब डिटेल में मिलेगा। ठीक है गुरुजी। आज संजय शर्मा जी। थैंक यू सो मच। हाँ गुरुजी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि चंद्रमा तो ज्यादा समय तक एक हाउस में रहता नहीं, चंचल है जी, इसका फाइनल उपाय क्या होगा? मैं भाव की बात नहीं करूंगा। हाँ, फाइनल उपाय है प्राणायाम। बस यही जानना था। चंद्रमंदा। भरत जोशी जी। सर आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ, बुलंद सर आवाज जी, है आपकी। सर जी एक क्वेश्चन ये था कि आपने बोला कि भाई एलोपैथी की दवा अच्छी रिजल्ट देती है जब भी चंद्रमा डिस्टर्ब होता है, 8वें में होता है या तो नहीं, 6ठे मैंने में होता होम्योपैथी बताया भरत जी। है। हाँ वही होम्योपैथी। अच्छा। तो मैंने बोला कि होम्योपैथी कभी कभी बोलते हैं कि शनि के ऊपर इफेक्ट करती है, अगर शनि नेगेटिव है तो होम्योपैथी का रिजल्ट नहीं आता है। नहीं नहीं, ये शनि का घर है, हाँ चंद्रमा शनि के घर में माना जाएगा यहाँ पर। और जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं वो सारी की सारी ये अल्कोहल बेस है, अच्छा अच्छा जिसका कि शनि के साथ रिलेशन माना जाता अच्छा अच्छा। है। हाँ, और इसीलिए जो है वो होम्योपैथी मेडिसिन ज्यादा अच्छा काम कर जाता है। नहीं, एक बोलते हैं ना कुंडली में शनि अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना, तो उस वक्त देखना जरूरी है कि शनि ठीक है या नहीं। नहीं, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये जो बोलते हैं कि स्मशान का जो पानी है, आपने बोला कि एक्चुअली नॉर्मल पानी तो कुछ दिनों में खराब हो जाता है, तो क्या करना चाहिए? उसको चेंजेस करता रहना चाहिए कि ऐसा स्टेबल रखना चाहिए? वैसे तो 2-2.5 महीने तक खराब नहीं होता है ना। सबसे अच्छा है कि कांच की बोतल में भर के रखो आप, हाँ, तो दिक्कत आएगी नहीं। अच्छा, नहीं तो गंगा जल में, अरे उधर गंगा जल का कोई प्रोसेस है? वो अलग है, गंगा जल वाला मामला अलग है। गंगा जल का जो है वो चंद्रमा है, वो शुद्ध चंद्रमा का है। अच्छा 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 अच्छा। वो हाँ अलग बस है। वही था क्वेश्चन सर जी। हाँ, वर्षुली जी। जी सर, मेरा ये सवाल था कि जैसे 8वें में चंद्रमा है और 11वें में फिर मंगल चला गया, तो वो मंगल के लिए दुश्मनी करता है, तो मंगल की मदद तो यहाँ पे नहीं दे सकते, तो देखिए, क्या सिर्फ आपने गुरु कहा की कि मदद कर चंद्रमा सकते? कहाँ बैठा है? 8वें में। और 8वें में, मंगल 11वें में।
हाँ, अगर ये है तो ये एक दूसरे के शत्रु हो जाते हैं। 11वें भाव में जो ग्रह बैठा होता है 8वें के ग्रह का अगर आपस में शत्रुता किसी तरीके से डेवलप मतलब ये शत्रु भाव बना लेते हैं कई बार, ठीक है, पर ये नेचुरल रूप से शत्रु नहीं है। नेचुरल रूप से शत्रु नहीं है। तो प्रश्न क्या है आपका? तो वो मदद करेगा मंगल उसकी चंद्रमा की या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ताकतवर नहीं है इतना, है ना। जी अच्छा। और सर मुझे ये पूछना था कि जैसे 8वें भाव में चंद्रमा है, तो मैंने ऐसे कई केसेस देखे, उनको पैरालिसिस के लिए काफी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए कौन से टाइप की मेडिसिन हम देखिए, लोग दे सकते हैं? पैरालिसिस होगा, पैरालिसिस पहली बात तो राहु की देन है, चंद्रमा की देन नहीं है। अच्छा, उसको बिल्कुल अपने गलत डायग्नोज नहीं करना है कि चंद्रमा 8वें वालों का पैरालिसिस होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये राहु की खराबियों से ही पैरालिसिस होता है। ओके। तो राहु की प्लेसमेंट से पता चलेगा कि वहाँ पे आयुर्वेदा का इस्तेमाल होगा या किस चीज का होगा। अच्छा, और पूर्व जन्म का इससे कुछ लेना देना है 8वें के चंद्रमा से? जो भी ग्रह नीच का हो जाता है या उच्च का हो जाता है, वो सारा ही पूर्व जन्म से रिलेटेड हो जाता है। जो लाल किताब इसको नीच का मानती है, तो इसके लिए चंद्रमा उसका 8वें को नीच का देखना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। पूर्व जन्म तो है ही है। और वैसे भी 8वां भाव पूर्व जन्म के जितने भी पाप कर्मा होते हैं वो सारे 8वें भाव में एक्युमुलेट होते हैं। पुण्य कर्मा जो होते हैं वो पंचम के अंदर एक्युमुलेट होते हैं। अच्छा, ओके, ऐसा है। मैंने गलत समझा था इसको। ओके, थैंक यू सर।